हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में हम 3 पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहली है स्विस की संरचना, दूसरी है विशेषता और तीसरी है शक्तियाँ एवं कार्य। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि स्विस कार्यपालिका की संरचना कैसी होती है, और इसे समझने के लिए हमें इसके 4 पॉइंट्स को समझना होगा, जिनमें सबसे पहले आती है योग्यताएं, कार्यकाल, वेतन या भत्ता और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यताओं की। तो जब भी हम योग्यताओं की बात करते हैं तो हमारे एक बात समझ में आती है कि कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर विधायिका हो, किसी भी देश की ये 3 स्तंभ होते हैं, और ये तीनों स्तंभ अलग अलग रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने आप में एक अलग ही महत्व रखते हैं। इसी तरह जब हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की, तो इस कार्यपालिका के अंदर जो सदस्य होंगे, इन्हें कार्यपालिका के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विस का जो संविधान है, उसमें अनुच्छेद 95 के अनुसार स्विस राज्य मंडल के सर्वोच्च निदेशन व कार्यपालिका की शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। मतलब ये कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, वो एक ग्रुप जिसमें 7 सदस्य होते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में ली जाती है। तो अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्विस कार्यपालिका की जो शक्ति है, वो एक व्यक्ति में निहित ना होकर एक परिषद, एक ग्रुप के जरिए प्रयोग की जाती है, जिसमें सभी 7 सदस्यों की जो शक्तियां हैं वो समान है। और इसीलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को एक बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मतलब संघीय सभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा किया जाता है। मतलब ये कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है ना, वो एक बहुल कार्यपालिका है, और इसके कंपेयर में ब्रिटेन, अमेरिका देशों की जो कार्यपालिका है, वो एकल कार्यपालिका है। स्विस में कार्यपालिका संबंधी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो एक ही व्यक्ति पर होती है, और वो है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति पर ही स्टार्टिंग टू एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसके अलावा जो एकल कार्यपालिका वाले देश होते हैं, उनमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनमें से किसी एक की स्थिति दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ब्रिटेन में। लेकिन स्विस संघीय सरकार इन सब में सबसे अनूठी है, सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, वो किसी एक व्यक्ति के पास न होकर 7 व्यक्तियों के ग्रुप में होती है, जो समान पदी होते हैं। यहाँ तक कि जो संघीय सरकार का अध्यक्ष होता है, वो भी कोई खास विशेष अधिकार नहीं रखता। तो दोस्तों, स्विस की जो कार्यपालिका है, वो न तो संस्थात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक है, बल्कि इन दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण है। तो इसमें क्या किया गया है कि इन दोनों पद्धतियों के जो गुण हैं, उनको तो अपनाने की और अवगुणों से बचने की कोशिश की गई है। इसलिए गार्डनर ने कहा है कि स्विस शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है। ये संसदीय व अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से मूलभूत रूप में भिन्न है, किंतु इसमें इन दोनों व्यवस्थाओं के लक्षणों का समन्वय है। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में संघीय संसद में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के सदस्य ही नहीं चुने जाते, बल्कि इसमें विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि होता क्या है कि चुनाव के बाद ये जो सदस्य हैं, वो दलीय रूप में काम नहीं करते, बल्कि उनका जो मकसद होता है वो राष्ट्रहित होता है। सदस्यों का जो चुनाव होता है वो उनकी योग्यताओं के आधार पर होता है। इस तरह संघीय सरकार के जो सदस्य होते हैं, वो दलबंदी की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की साधना करते हैं। अब स्विस के नियमों के अनुसार कोई भी स्विस नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुने जाने योग्य हैं, इसके लिए उन्होंने 2 वैधानिक प्रतिबंध यानी 2 कानून निर्धारित किए हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार एक कैंटन में से एक ही व्यक्ति संघीय परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है। अब कैंटन का क्या मतलब होता है? तो कैंटन का मतलब होता है जिला या देश का एक हिस्सा। स्विट्जरलैंड में कुल मिलाकर 26 कैंटन्स हैं, और सभी कैंटन में एक ही भाषा नहीं बोली जाती। कुछ में जर्मन, कुछ में फ्रेंच और कुछ में इतावली भाषा बोली जाती है, जबकि ग्रुपडेन जैसे दूसरे कैंटन में जर्मन और रोमांशी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा कि कैंटन का क्या मतलब होता है। कैंटन का मतलब होता है राज्य या जिला। जैसे हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य हैं, और हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार एक राज्य में से यानी एक कैंटन में से एक ही व्यक्ति संघीय परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। और दूसरा नियम या कानून ये है कि ऐसे कोई भी 2 व्यक्ति जो रक्त या वैवाहिक संबंध द्वारा बंधे हुए हैं, वो दोनों एक साथ संघीय परिषद के सदस्य नहीं बन सकते।
यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक परिवार में से एक ही व्यक्ति संघीय परिषद का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा ऐसा नागरिक जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। अब यहाँ पर आप ये पूछोगे कि प्रतिनिधि सभा क्या होती है। जैसे हमने ब्रिटेन के संविधान में दो सभाएं पढ़ी थी, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा को पढ़ा था हमने, और वहीं उच्च सदन यानी सीनेट को पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा व्यक्ति जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने लायक हो, वो कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। और ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 175 में। इसी के अंदर एक और प्रावधान रखा गया है जो करीब करीब सभी संविधानों में हमें देखने को मिलता है कि जो भाषाई क्षेत्र होते हैं, असंख्यक क्षेत्र होते हैं, जो अनडेवलपमेंट क्षेत्र होते हैं, उनको खास तरह का प्रतिनिधित्व दिया जाता है संविधान में। तो इसी तरह से जो स्विट्जरलैंड के भाषाई क्षेत्र हैं, उन भाषाई क्षेत्रों को भी यहाँ पर खास प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये जो भाषाई क्षेत्र हैं, इनमें से ही उन 7 सदस्यों को चुना जाता है। तो इन भाषाई क्षेत्रों में से जो 4 सदस्य होंगे वो तो होंगे जर्मन भाषा वाले, और 2 सदस्य होंगे फ्रेंच भाषा वाले, और 1 सदस्य होगा इटालियन भाषा वाला। तो इस तरह से कार्यपालिका के 7 सदस्य यानी 7 पदों को रिजर्व किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि यहाँ की जो सरकार है, इसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, चाहे फिर वो क्षेत्रीय दल हो, राज्य स्तरीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल हो। सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, मतलब किसी भी दल का सदस्य क्यों ना हो, वो कार्यपालिका का सदस्य बन सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड की गई है कि स्विट्जरलैंड के 2 बड़े और मेन कैंटन्स बर्न और च्यूरिच को संघीय परिषद में जरूर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यपालिका के सदस्यों का, या फिर यूं कहें कि कार्यपालिका का कार्यकाल 4 साल का होता है। और अगर परिषद यानी कार्यपालिका 4 साल के पहले किसी भी कारणवश भंग हो जाती है, तो संसद नई परिषद का चुनाव कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर भंग होती है तो। लेकिन इसके साथ ही अब अगर परिषद के किसी भी अध्यक्ष की, किसी भी उपाध्यक्ष की, या फिर किसी इंपॉर्टेंट सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अपनी ही इच्छा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम के लिए वो परिषद ही दूसरे व्यक्ति का चुनाव कर सकती है। और एक बात और कही गई है कि अनुभव या एक्सपीरियंस के लाभ के लिए, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति परिषद में लंबे टाइम तक बना रहता है तो उसे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। और ये तो आपको भी पता है कि किसी भी देश के लिए या किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। इसीलिए परिषद में ये प्रावधान रखा गया है कि एक ही व्यक्ति को दोबारा भी चुना जा सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है परिषद में। और यही वजह है कि स्विस संघीय परिषद में एक ही व्यक्ति लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि क्या है कि सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पे कोई रोक तो है नहीं, इसलिए उन्हें लंबे टाइम तक राजनीतिक एक्सपीरियंस और प्रशासनिक योग्यता प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। स्विट्जरलैंड में ऐसे कई उदाहरण हैं जो संघीय सरकार के सदस्य 25 से 30 वर्षों तक अपने पद पर रहे हैं। अब ऐसे में जो सदस्य लंबे टाइम तक अपने पद पर रहे हैं, वो अपने विभाग के एक्सपर्ट तो बनेंगे ही ना। इसीलिए प्रोफेसर लॉवेल ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य अपने अपने विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव दोनों होते हैं। अब बात करते हैं वेतन भत्ता या विशेष अधिकार की। दोस्तों, कार्यपालिका के जो 7 सदस्य होते हैं जिनसे मिलकर ये परिषद बनती है, उन्हें वेतन यानी सैलरी कैसे मिलती है। तो परिषद में टोटल 7 सदस्य होते हैं, उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अब इनके अलावा जो 5 सदस्य होते हैं, तो उन 5 सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य को 80,000 फ्रैंक वार्षिक वेतन मिलता है, और अध्यक्ष को दूसरे सदस्यों की तुलना में 10,000 फ्रैंक ज्यादा मिलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति 55 साल से ज्यादा की एज का है और अगर उन्होंने 10 साल तक परिषद के सदस्य के रूप में काम किया है, तो उन्हें निवृत्ति के बाद यानी पद से फ्री होने के बाद भी वेतन के रूप में कुल वेतन का 40 से 60% दिया जाएगा। यानी कि अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद भी 40 to 60% पेंशन मिलेगी। संघीय परिषद के सदस्यों को लगभग वही शक्तियां या अधिकार मिले हुए हैं जो संघीय सभा के सदस्यों को मिले हुए हैं। अब बात करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। संघीय परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, यानी मंत्रिमंडल में से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति भी होता है। संघीय सभा के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय परिषद के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं 1 साल के लिए, और कोई भी व्यक्ति इस पद पर लगातार 2 बार नहीं चुना जा सकता। मतलब ये कि यहाँ हर साल राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं।
जी हाँ, स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ हर साल राष्ट्रपति बदले जाते हैं। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा नहीं होता और ना ही उसे दोबारा चुनाव लड़ने की परमिशन होती है। अब हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में। वैसे तो संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो संविधान की खास और कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ खास 10 विशेषताओं के बारे में बताऊंगी जो इस प्रकार है। निर्मित एवं लिखित संविधान, कठोर संविधान, गणतंत्रीय संविधान, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, बहुल कार्यपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था, संसद और अध्यक्ष प्रणाली का समन्वय, मौलिक अधिकार और फिर लास्ट में है अनूठी व्यवस्थापिका। तो चलिए इन सभी विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है निर्मित एवं लिखित संविधान। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सभी देशों में संविधान या तो लिखित होता है या फिर अलिखित। अलिखित जो हम ब्रिटेन के संविधान में पढ़ चुके हैं, और लिखित जैसा हम अमेरिका के संविधान में पढ़ चुके हैं। और जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान लिखित और बहुत बड़ा संविधान है। ऐसे ही स्विस का संविधान भी लिखित है। तो दोस्तों, स्विस का जो संविधान है वो 1848 में लिखा गया था और इसे लिखने के लिए 14 सदस्यों का आयोग बनाया गया था। जैसे हमारे भारत का संविधान लिखने के लिए भी संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान में यानी स्विस के संविधान में 3 अध्याय और 123 धाराएं हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में 22 अध्याय और 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है कठोर संविधान। स्विस का संविधान कठोर है, तो ये बिल्कुल सही है कि स्विस का संविधान भारत की तरह दोनों गुणों यानी लचीला और कठोर रखने के बजाय ये संविधान कठोर संविधान है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का संविधान एकदम लचीला संविधान है और अमेरिका का संविधान सबसे ज़्यादा कठोर संविधान है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड का संविधान है ये दोनों के बीच की व्यवस्था को रखता है। मतलब स्विस का जो संविधान है वो भारत से ज़्यादा और यूएसए से कम कठोर है, लेकिन कठोर तो है क्योंकि इसे भी आसानी से बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट है गणतंत्रीय संविधान। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो कोई भी देश गणतंत्र कब होगा, जब किसी देश की सरकार में जो नेता या सदस्य चुनकर आते हैं वो सदस्य अगर जनता के जरिए डायरेक्टली चुनकर आ रहे हैं और आकर शासन चलाते हैं तो वो देश गणतंत्रात्मक होगा। जैसे भारत में प्रधानमंत्री डायरेक्टली जनता के जरिए चुनकर आते हैं, मुख्यमंत्री जनता के जरिए आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जहाँ पब्लिक वोट करके शासन या सत्ता को भेजती है, वही देश गणतंत्र देश कहलाता है। तो स्विट्जरलैंड एक गणतंत्र शासन की स्थापना करता है। स्विट्जरलैंड के गणतंत्र में भी एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। अब अगर हम आधुनिक यूरोप की बात करें तो पूरे यूरोप में सबसे पुराना गणतंत्र देश अगर कोई है तो वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1870 तक यूरोप का सिर्फ एक ही ऐसा देश था जो गणतंत्रात्मक विशेषता को रखता था। इसने शुरू से ही गणतंत्र प्रणाली को अपनाया था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रभावशाली प्रतीक है जो समावेश, समानता और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। सरकार में जो भी निर्णय या फैसले लिए जाते हैं उनमें जनता की सहभागिता की गणना की जाती है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले जनमत यानी जनता के मतों को महत्व दिया जाता है। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में न्यायपालिका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्या है ना कि स्विट्जरलैंड में जो न्यायपालिका होती है ना वो निष्पक्ष होती है और जितनी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया होती है उन्हें बहुत ही सोच समझकर, विश्वास और संवेदन के साथ चलाती है। और इस प्रणाली को सफल बनाने के लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है संविधान में। जैसे स्विस की जनता कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी और स्विस की जो जनता है वो अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। इसके अलावा स्विस की जनता व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति भी रखती है और इसके साथ साथ ही संविधान में संशोधन करने के कार्य में भी जनता प्रत्यक्ष रूप से मत देने की अधिकारी है। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि 7 सदस्यों से मिलकर बनी है।
कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो 7 सदस्यों के संघीय परिषद में निहित होती है और यही सदस्य एक एक करके यानी बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं 1 साल के लिए। ये जो प्रधान या अध्यक्ष होते हैं यही स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कहलाते हैं। इन 7 सदस्यों के पास जो शक्तियां होती है वो समान होती है और अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो ये लोग अपने बीच में ही बहुमत के जरिए उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। दोस्तों, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसी तरह से स्विट्जरलैंड भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो देश किसी भी धर्म को विशेष महत्व ना दे, मतलब जो देश सभी धर्मों को समान महत्व देता है, किसी एक धर्म को खास महत्व नहीं देता, वही देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो इसी तरह स्विट्जरलैंड में भी हमें यही देखने को मिलता है कि देश में किसी भी विशेष धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट है संघवाद। तो जैसे हमने बात की थी संघात्मक शासन व्यवस्था की, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था की, तो वैसे ही जब बात आती है संघवाद की, तो अगर संघवाद को हम समझें तो संघवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, संघ प्लस वाद। तो संघ का मतलब होता है राज्यों का समूह या राज्यों से मिलकर बना एक संघ, मतलब सारे राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया हो, वो होता है संघ। वैसे अगर देखा जाए तो संघवाद का अर्थ बड़ा सादा और स्पष्ट है, लेकिन क्या है ना कि इसे हर जगह तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। संघवाद में 2 स्तर होते हैं, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। अब केंद्र का जो स्तर है वो भले ही राज्य या स्थानीय स्तर से बड़ा जरूर है, लेकिन ये इन दोनों स्तर पर हावी नहीं होता। संघवाद लैटिन शब्द फोर्डस से बना है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता। मतलब ये कि संघवाद सरकार का वो रूप है जिसमें शक्ति को आंशिक रूप से बांटा जाता है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो संघात्मक शासन प्रणाली के सारे लक्षण स्विट्जरलैंड के संविधान में देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड भी सारे राज्यों से मिलकर बना है। अब संघ में क्या होता है? संघवाद मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश की कहलाएगी? तो देखो, जिसमें संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से शक्ति को बांटा गया हो। क्योंकि क्या होगा कि जब संविधान में समान रूप से शक्तियों का विभाजन होगा, उन्हें समान रूप से बांटा जाएगा, तब किसी भी प्रकार का विवाद या ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जैसे हमारा भारत भी संघवाद है, इसमें भी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बांटा गया है। जैसे भारत में शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में बांटा गया है, ठीक उसी तरह स्विट्जरलैंड में भी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बांटा गया है। स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें कुल 26 राज्य हैं। नेक्स्ट है संसद और अध्यक्षात्मक प्रणाली का समन्वय। तो दोस्तों देखो, किसी भी देश में या तो संसदीय प्रणाली होगी या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी। संसदीय व्यवस्था जैसे भारत में, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, जैसे अमेरिका। अब अगर बात करें भारत की, तो सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री कौन होता है? संसद का प्रमुख होता है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो जिस तरह भारत में संसदीय व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, उसी तरह स्विट्जरलैंड के संविधान में दोनों का समन्वय है, यानी संसद और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों है। तो जब भी हम किसी लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो वहाँ या तो संसदीय व्यवस्था होती है या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्विस की, तो वहाँ दोनों तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। इसके अलावा मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति होता है, और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, और मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो किसी भी देश की पहचान होती है। किसी भी संविधान में एक प्रेरणात्मक स्रोत जो होता है ना, वो मौलिक अधिकार ही होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो होती है ना संविधान में, वो मौलिक अधिकारों की होती है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र नग्न है। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो राज्य के द्वारा जनता को दिए जाते हैं। ये वो संवैधानिक अधिकार होते हैं जिनका उल्लंघन राज्य या जनता किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती। लेकिन अगर देखा जाए
तो स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों की किसी भी जगह कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। अधिकार संविधान में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। संविधान की धारा 4, 27, 49 और 55 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करती है। इन धाराओं के अकॉर्डिंग जनता को अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। सारे कैंटनों की जनता को धर्मनिरपेक्षता के साथ शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ साथ कुछ और भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे विधि के समक्ष समता, धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस व प्रकाशन, कहीं भी निकास की स्वतंत्रता, व्यवसाय या समुदाय आदि की स्वतंत्रता। तो यहाँ हमारे क्या समझ में आता है कि भारत की तरह स्विट्जरलैंड में अधिकारों की अलग से कोई भी सूची नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कुछ अनुच्छेदों के जरिए। और अब लास्ट और नेक्स्ट विशेषता है अनूठी व्यवस्थापिका। दोस्तों, विश्व की सभी शासन प्रणाली में स्विट्जरलैंड में एक अनूठी व्यवस्थापिका है। एक सदन को राज्य परिषद और दूसरी सदन को राष्ट्रपति परिषद के नाम से जाना जाता है। ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है ना, इसकी मेन विशेषता ये है कि दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं। स्विस की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अनूठेपन के संबंध में प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग का ये कहना है कि संसार की स्विस व्यवस्थापिका ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई भी भेद नहीं है। तो ये थी स्विस के संविधान की विशेषताएं, जिनसे ये समझ में आता है कि स्विस सरकार वैसी नहीं है जैसी ब्रिटेन में या अन्य दूसरे देशों में है, क्योंकि न तो ये व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और न उसके द्वारा हटाई जा सकती है।